हाय नमस्कार। मैं आज आपको मेडिसिन के इस लेक्चर में हाइपरटेंशन अर्थात ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो बेसिकली ब्लड प्रेशर की कैटेगरी क्या होती हैं, कब हमें ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेनी चाहिए, कब हम ब्लड प्रेशर को कंसीडर करेंगे कि ये ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, कौन सी गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी पड़ती हैं और हाइपरटेंशन के कौन-कौन सी कैटेगरी होती हैं, हाइपरटेंशन 1, हाइपरटेंशन 2, हाइपरटेंसिव क्राइसिस। इसके बारे में आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज़ आप इस लेक्चर में अंत तक बने रहिए और सारी जानकारी लीजिए, जिससे कि ये जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, वर्ल्ड वाइड ही कॉम्प्लिकेशन है, तो इसको हम कैसे रिज़ॉल्व करते हैं और क्या-क्या हमारे पास नेचुरल मेथड्स होते हैं, विदाउट एनी मेडिसिन्स हम ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बॉडी में क्या-क्या फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करने में हेल्प करते हैं या बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं, रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। सो विदाउट डिलेइंग हम आगे चलते हैं, ब्लड प्रेशर के बारे में जानना शुरू करते हैं। तो बेसिकली आपको पता होगा कि ब्लड प्रेशर हम जो नापते हैं, उसमें 2 तरीके का ब्लड प्रेशर होता है, एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो जब भी हम ब्लड प्रेशर को नापते हैं, उसमें 2 वैल्यूज़ आती हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मतलब ऊपर वाला जो ब्लड प्रेशर होता है, वो उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, जो हार्ट से रिलेटेड होता है। हार्ट के कॉन्ट्रैक्शंस से रिलेटेड होता है। हार्ट कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है ब्लड को फ़ोर्स करके भेजने में, उससे जो प्रेशर बनता है उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बेसिकली आपकी ब्लड वेसल्स पे डिपेंड करता है, जो आपकी नसें हैं शरीर की उन पे डिपेंड करता है। तो 2 तरीके के ब्लड प्रेशर अलग-अलग उनका मैकेनिज़्म होता है। तो जब भी कोई कार्डिक प्रॉब्लम होगी तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादातर अफेक्टेड होता है और ओवरऑल हम बेसिकली जो भी ये एब्नॉर्मैलिटी है या जो भी ये प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेशन है, ये बेसिकली कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंतर्गत आती है। तो जब भी हम बीपी को नापते हैं तो इसमें हम बीपी के नापने में क्या करते हैं, सबसे पहले हम ब्लड प्रेशर के चार्ट को देख लेते हैं। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है जो आइडियल ब्लड प्रेशर बोलते हैं जिसको, वो होता है 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो जब भी ब्लड प्रेशर बेसिकली क्या होता है कि 120 से ऊपर जाए तो उसको एलिवेटेड फॉर्म ऑफ ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो जब भी हम आपको इस कैटेगरी के लिए क्या करते हैं, हम जो भी आपको ये डाटा बता रहे हैं वो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की तरफ से जो भी डाटा रिलीज़ किया गया है उसके हिसाब से बता रहे हैं। हमें हालांकि आपको नॉर्मल ब्लड प्रेशर में, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर में आपको कोई भी दवा लेने की ज़रूरत नहीं होती। आपको दवाएं लेने की कब ज़रूरत होती है, तो हाई ब्लड प्रेशर या स्टेज 1 हाइपरटेंशन। हालांकि ये जो डाटा है इसमें और हैरिसन जो आप डाटा पढ़ते हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। आपको हाई ब्लड प्रेशर तब तक कंसीडर नहीं किया जाएगा जब तक 139 ऑफ मिलीमीटर ऑफ मरकरी का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो और 90 मिली अप टू द 90 मिलीमीटर ऑफ मरकरी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो, तब तक हम हाइपरटेंशन कंसीडर नहीं करते हैं एज पर मेडिसिन बुक्स लाइक हैरिसन या डेविडसन। बट जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के डाटा है उसके हिसाब से एलिवेटेड ब्लड प्रेशर अलग होता है। 120 टू 129 वाला जो एलिवेटेड ब्लड प्रेशर कैटेगरी में आता है। हाई ब्लड प्रेशर या स्टेज 1 हाइपरटेंशन जो होता है 130/139, दैट इज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड 80 to 90 इट्स द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन द स्टेज 1 hypertension. Over the 140 plus in the systolic hypertension and 90 plus in the diastolic, it will consider as the stage 2 hypertension. और हाइपरटेंसिव क्राइसिस के लिए बेसिकली जब भी बीपी जो है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 180 प्लस हो जाए और डायस्टोलिक जो है वो 120 प्लस हो जाए। तो बेसिकली हाइपरटेंशन के हमारे पास अलग अलग कॉजेस होते हैं, जो कॉजेस हम आपको डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि एक होता है सेरिब्रल हाइपरटेंशन। जो आपका जो ब्लड प्रेशर है उसका जो कॉज है वो बेसिकली सेरिब्रल कुछ रीज़न हो रहा है, मतलब ब्रेन से एसोसिएटेड है कुछ भी एबनॉर्मलिटी, तो उसकी वजह से आपका हाइपरटेंशन हो रहा है, तो वो सेरिब्रल हाइपरटेंशन की कैटेगरी में आएगा। अगर कोई रीनल वैस्कुलर क्राइसिस हो रही है, कोई ब्लड वेसल जैसे रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो गई, कोई जो किडनी की जो ब्लड वेसल्स होती हैं जिनको रीनल आर्टरी, रीनल वीन कहते हैं, वो अगर सक्रिय हो जाए, मतलब सिकुड़ जाए, जिसको स्टेनोसिस हो जाए, तो उससे हाइपरटेंशन डेवलप होता है, जिसको कहते हैं रीनल हाइपरटेंशन। या फिर किडनी में एक ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने के लिए एक रास सिस्टम होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग सिस्टम जो होता है,
तो उस सिस्टम में कुछ अबनॉर्मलिटी आ जाए, रेनिन प्रोटीन जो होती है उसमें अबनॉर्मलिटी आ जाए, या एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो होती है वो एंजियोटेंसिन वन को टू में कन्वर्ट ना करे, तो ऐसे केसेस में भी आपका ब्लड प्रेशर जो होता है वो बढ़ा हुआ आ सकता है, रा सिस्टम। तो और तीसरा क्या होता है, हार्मोनल इश्यू। आपका कुछ बॉडी में हार्मोन्स होते हैं जो ब्लड प्रेशर्स को बढ़ाते हैं, जैसे कि जो कैटेकोलामाइंस होते हैं वो स्पेसिफिकली ब्लड प्रेशर को एलिवेट करते हैं, बढ़ाने में काम आते हैं, जस्ट लाइक नॉरएफिनेफ्रिन हो गया, एड्रेनालिन हो गया, और इवन डोपामीन हो गया। तो डोपामीन के स्पेसिफिक डोजेस डिपेंड करती हैं ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए। तो ये कैटेकोलामाइंस बेसिकली ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। तो हार्मोनल इटियोलॉजी, हार्मोनल एसोसिएशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ये एक रीज़न होता है। चौथा रीज़न होता है जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, जिसमें क्या होता है कि कुछ कैटेकोलामाइंस ज़्यादा बनते हैं जब भी प्रेगनेंसी होती है। एक थ्योरी तो ये कहती है जिसकी वजह से जेस्टेशनल हाइपरटेंशन होता है। दूसरा थ्योरी कहती है कि कॉर्टिसोल लेवल ज़्यादा होता है प्रेग्नेंट लेडीज़ में, तो जिसकी वजह से हाइपरटेंशन होता है। तीसरी थ्योरी ये कहती है कि क्योंकि प्लेसेंटा से जो बीटा एससीजी बनता है, वो बीटा एससीजी भी स्टिमुलेट करता है ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ाने के लिए, जिससे कि ब्लड का परफ्यूज़न प्लेसेंटा के थ्रू पूरे फीटस के पास अच्छे से हो सके। तो इस वजह से जेस्टेशनल हाइपरटेंशन बीपी थोड़ा बढ़ा हुआ होना चाहिए प्रेग्नेंट लेडीज़ में, बट ओवरऑल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से फर्दर कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। फर्दर हम क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को जो रेंजेस होती हैं उनको हम कंसीडर करते हैं, मिलीमीटर ऑफ मरकरी में चेक करते हैं। तो स्पेसिफिकली एलिवेटेड ब्लड प्रेशर जो हम आपको सब बता चुके हैं, हाइपरटेंसिव क्राइसिस कब कहते हैं वो भी हम आपको बता चुके हैं। तो रेंजेस आपको हम क्लियरली बता चुके हैं कि नॉर्मल जो होता है 120/80 होता है, या उससे बिलो 110 to 120 आप डाटा कंसीडर कर सकते हैं सिस्टोलिक का, और 60 to 80 डाटा कंसीडर कर सकते हो आप डायस्टोलिक के लिए। Thanks for watching, and if you have any doubt regarding the hypertension, so you can comment in that video. Uh, and one more thing, like for the blood pressure medicines, you have to consider the blood pressure medicines only and only in the stage 2 hypertension. That is, if the BP is more than 140 is the systolic blood pressure, and diastolic blood pressure will be above the 90 millimeter of mercury. अगर इतना बीपी अगर आपका बढ़ा हुआ है तभी आपको ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेनी चाहिए, और एल्स आपको एक्सरसाइज से रिलेटेड चीज़ें करनी चाहिए, या फिर जो भी पीछे एटियोलॉजी है जिसकी वजह से आपका बीपी बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल सेरिब्रल रीजन जो हमने आपको बताया था, हो सकता है कि आप ओवर थिंक कर रहे हो, जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग एंड एंग्जाइटी की वजह से कैटेकोलामाइंस रिलीज हुए, कैटेकोलामाइंस ने बीपी बढ़ा दिया, ये भी रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न क्या होता है, कुछ सेरिब्रोवैस्कुलर इंसिडेंट हो गया, जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस हो गई, जिसकी वजह से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर काफ़ी बार बढ़ जाता है, ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो आपको ऐसे केसेस में क्या है, नॉर्मली एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर लेना चाहिए, सॉल्ट इनटेक कम कर देना चाहिए। ये कुछ प्री एजम्पटिव मीजर्स होते हैं, या आप इनको कह सकते हैं कि प्राइमरी प्रोफाइलैक्सिस होता है ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में, और सेकेंडरी प्रोफाइलैक्सिस में आपको मेडिसिन लेनी पड़ती हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। तो मेडिसिन में आप क्या स्पेसिफिकली लेते हैं, सबसे पहले फर्स्ट लाइन ड्रग्स में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, थायजाइड डायरेटिक्स हम प्रेफर करते हैं। फर्दर आप लूप डायरेटिक्स भी प्रेफर कर सकते हो फर्स्ट स्टेज हाइपरटेंशन या सेकंड स्टेज हाइपरटेंशन में। और इसके अलावा अगर आपको मेडिसिन ही स्पेसिफिकली देनी है तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं हमारे पास, एम्लोडिपिन, एंड कॉम्बिनेशंस में भी हम देते हैं, जैसे कि जो मेडिसिन का पोटेंशिएशन इफेक्ट दिखे तो एम्लोडिपिन विथ हम बीटा ब्लॉकर देते हैं काफ़ी बार। बट बीटा ब्लॉकर जो होते हैं वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं किन पेशेंट्स में, आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे एक बार। तो फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे, जैसे कि अस्थमा के पेशेंट्स में, अस्थमा के पेशेंट्स में हम बीटा ब्लॉकर प्रीफर नहीं करते, और अगर देना भी होता है तो हम सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर देते हैं, ना कि नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। क्यों देते हैं वो हम आप कमेंट करके हमें वीडियो में बता सकते हैं। फर्दर अगर आपको कुछ लाइक रीनल हाइपरटेंशन हो रखा है, तो ऐसे केसेस में अगर सिंगल आर्टरी स्टेनोसिस हो रखी है तो आप एस इनहिबिटर्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कैप्टोप्रिल हो गया, एनालाप्रिल हो गया, रेमिप्रिल हो गया, या फिर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स भी हम प्रेफर करते हैं। Thank you so much, and please subscribe to my channel and share this video to your friends, to your family members, and to your colleagues. Thank you for watching this video, and we'll see you in the next video soon. This is Dr. Shivam Dikshit, and